Hey, what's up guys? Welcome back once again। साल है 2003 का, जगह है इराक। ये वो जिल्लत भरा दौर है जब इराक में अमेरिकी हुकूमत ने सद्दाम हुसैन की सरकार को ध्वस्त कर दिया, जिसके चलते पूरे इराक में लाशों का ढेर बन गया। हर तरफ लोगों की चीखें थी और जगह जगह पर युद्ध के अवशेष नजर आ रहे हैं, जिनसे मुंह फेरना इतना भी आसान नहीं है। इसी बीच हम अहमान नाम के लड़के को देखते हैं, जिसकी उम्र 12 साल है। वो अभी इराक के रेतीले रास्तों से होकर साउथ की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे कुछ पता चला है कि 1991 में हुए युद्ध के दौरान जिन इराकी कैदियों को सरकार ने पकड़ा था, उन्हें अब अमेरिकन ने जेल से रिहा करवा दिया और इन्हीं में से उसके पिता भी थे। अहमद के साथ उसकी बूढ़ी दादी है, जो सिर्फ अपने बेटे को देखने के लिए इतनी मीलों दूर से चलती हुई आ रही है। इनके चेहरों से साफ पता चल रहा है इन्हें यह सफर शुरू करे महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मंजिल इनसे कोसों दूर है। पर फिर भी दादी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्हें अपने रब पर भरोसा है, वो किसी भी तरह करके उन्हें उनके बेटे से मिलवा देगा। उसी उम्मीद में वो उस पूरे रेगिस्तान को पैरों से नाप देती है। हालांकि अहमद अब थक चुका है, इसीलिए वो उनसे कहता है कि हमें घर लौट जाना चाहिए, पर वो अपने बेटे से बिना मिले नहीं जाने वाली। थोड़ी ही देर के बाद जब वो नमाज पढ़ रही होती है, उसी दौरान वहाँ एक ट्रक गुजरी, जिससे अहमान लिफ्ट मांगने की होड़ में कूद पड़ा, पर वो ट्रक बिना रुके ही चला गया, जो देख उसे बहुत बुरा लगा कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। अब जब दूसरी बारी एक गाड़ी वहां से गुजरी तो दादी उसके सामने आ गई। तो अहमद ने जाकर ड्राइवर से कहा उन्हें साउथ की तरफ जाना है, क्या वो उनकी मदद कर देगा। तो उसने कहा कि साउथ यहाँ से 1000 मील दूर है, पर हाँ वो बगदाद तक उसे छोड़ सकता है, पर उसके लिए उन्हें 500 दिनार देने पड़ेंगे। ये सुनकर अहमद भड़क गया और कहने लगा कि तुम लुटेरे हो, हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। लेकिन इतने में दादी ने उस ड्राइवर के हाथों में पैसे रख दिए, जिसके बाद वो उन्हें पीछे बैठने की इजाजत देता है। ज्यादा पैसे देने से अहमद खुश नहीं था, लेकिन दादी को पता था कि अगर उन्होंने इस गाड़ी को भी जाने दिया तो अगली न जाने कब आएगी, इसीलिए वो उसे मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ये दोनों ही अब उस गाड़ी में बैठकर थोड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर जाने लगे। इसी दौरान हम अहमद के हाथ में एक बांसुरी को देखते हैं, जिससे वो हर समय बजाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सही ढंग से बज नहीं पाती। दरअसल वो उसके पिता की दी हुई है, क्योंकि वो एक सिंगर थे और अहमद भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलता चाह रहा है। कुछ समय के बाद जब ये लोग रुके तो रहमान ने बहुत ही नरमता से पूछा आखिर उसके माता पिता कहाँ हैं। उसने बताया जब वो छोटा था तो उसकी माँ की मौत हो गई और उसी दौरान उसके पिता को भी कुछ लोगों ने जबरदस्ती उठा लिया, इसीलिए तो अब उसे उनकी शक्ल भी सही से याद नहीं है, क्योंकि तब वो बहुत ही छोटा था। उसकी बातें सुनकर रहमान का दिल पसीज गया। आखिर है तो वो भी इंसान। उसे पता है कि उसके देश की जो हालत चल रही है उसमें न जाने ऐसे कितनी कहानियां हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल छन्नी हो जाएगा। अब रहमान और उसकी दोस्ती अच्छी हो गई है, इसीलिए वो उसे काफी कुछ बताता है। अब बीच सफर में दादी की आंख लग जाती है, तब रहमान अपने पिता की जैकेट पहन लेता है, जिससे हमें यहाँ से पता चलता है कि असल में उसके पिता एक सोल्जर थे, ना कोई संगीतकार। उनका सपना जरूर था कि वो संगीत की दुनिया में जाए, लेकिन हालातों ने उन्हें सपने को कुचलने पर मजबूर कर दिया। अचानक गाड़ी रुक गई, क्योंकि आगे बहुत सी यूएस आर्मी की गाड़ियां खड़ी हैं। उनका कहना था कि आगे जाना सही नहीं है, लेकिन दादी की आंख खुल गई जब उन्होंने रहमान को वो जैकेट पहने हुए देखा तो उस पर गुस्सा करने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपने पिता की तरह एक सोल्जर बने, क्योंकि सोल्जर की जिंदगी में सिर्फ दर्द लिखा होता है। अब देर रात वो लोग वहीं रुकते हैं तो रहमान उनसे पूछता है कि आखिर वो इस बच्चे को इस जंगल के हालातों में लेकर क्यों आई है। आपको तो ये भी नहीं पता कि उसके पिता जिंदा है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि वो जिंदा होंगे इन हालातों को देखकर। लेकिन दादी को यकीन था अपने खुदा पर, वो कुछ ना कुछ जरूर उनके लिए करेगा। लेकिन रहमान नास्तिक है, उसका मानना है कि ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि अगर कोई होता तो कभी कोई मासूम बेकसूर लोगों को मारने नहीं देता। सुबह हुई, ये लोग बगदाद के लिए निकल पड़े। जब ये शहर में घुसे तो वहां सिर्फ चारों तरफ धुआं ही धुआं था। रहमान ने इन्हें वहां एक बस स्टैंड पर उतार दिया, बताया कि यहाँ पर बस आएगी जो तुम लोगों को साउथ तक लेकर जाएगी। अब उसने दादी जी को वो पैसे लौटाने की भी कोशिश की, वो लेने से इनकार कर देती है, तो उसने वो पैसे अहमद को दे दिए। उन्हें उसी हाल में अकेला छोड़कर चला गया। दादी को पता चलता है कि आज कोई बस नहीं आएगी जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। इन्हें एक दिन यहीं पर गुजारना पड़ेगा, इसीलिए वो कुछ खाते हैं और वहीं उसके बाद वो अहमद के लिए लेटर पढ़ने को देती है। इससे पहले न जाने कितनी बार पढ़ चुका है, अब दोबारा नहीं पढ़ना चाहता। दरअसल दोस्तों, ये लेटर यूसुफ अली नाम के शख्स का है, जो अहमद के पिता के साथ उनकी यूनिट में मौजूद था जब तक अमेरिकन आर्मी ने हमला नहीं किया था। उस लेटर को सुनते सुनते दादी की आंख लग गई। इस दौरान अहमद ने देखा कि सामने एक लड़का सिगरेट बेच रहा है, जो कि उसकी ही हम उम्र का है। इतनी देर में वहां बस आ गई, लेकिन अहमद अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बेचारी दादी परेशान होकर उसे हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन कोई भी उनकी भाषा को समझ नहीं पा रहा है। दरअसल उन्हें कुर्दिश भाषा आती है और यहाँ पर ज्यादातर लोग अरेबिक बोलते हैं। अब बस किसी भी समय छूट सकती है। तभी अहमद मिल गया। वो असल में उस लड़के के साथ सिगरेट बेच रहा था, जिसका नाम कासिम होता है।
वो अपनी दादी से बोलता है कि मैं बस इसकी मदद कर रहा था। अब जैसे तैसे कहकर अहमद बस में बैठ गया, पर दादी नीचे ही रह गई। बस चल पड़ी, चीखते चिल्लाती रही, पर वो बस रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस चीज को कासिम ने देख लिया और उसके पीछे भागकर बस को रोक दिया। तब जाकर दादी बस में चढ़ सकी। ड्राइवर का कहना था कि उसे गर्दिश नहीं आती, इसीलिए उसे लगा कि शायद कोई भिखारी होगा। दोनों बहुत खुश थे कि वो मिल गए। अब जाते हुए कासिम ने अहमद को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और बोला कि वापस जल्दी आना। ये शब्द सिर्फ कुछ ही मिनटों की दोस्ती से बने थे, पर दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कितने बरसों से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब बस साउथ की तरफ बढ़ने लगी। उन्हीं कच्चे रेतीले रास्तों के बीच से होते हुए अभी सफर बहुत लंबा है। इन रास्तों पर सिर्फ इराकी लोगों की गाड़ियां चल रही हैं और हर जगह सिर्फ अमेरिकन आर्मी खड़ी है जो लोगों के सामानों की तलाशी में जुटी है। देश किसी और का, लोग वहां के, लेकिन तलाशी और फिक्र अमेरिका को हो रही है। न जाने किस तरह का फॉर्मूला है ये जो अमेरिकन गवर्नमेंट सालों से सॉल्व करने लगी है। खैर सुबह हुई, बस एक जगह रुक गई क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ आ गई थी। तब तक अहमद फ्रेश होने के लिए चला गया। जब तक वापस आया तो बस चलने को तैयार नहीं थी, इसीलिए आते ही वो सो गया। पर जैसे ही ये लोग साउथ में मौजूद नर्सेरिया शहर के बॉर्डर पर पहुंचते हैं, ड्राइवर ने बस को रोक दिया। कहा कि इसके आगे बहुत खतरा है, इसीलिए उन सभी को यहीं रुकना होगा। सभी उस पर बहुत चिल्लाए, लेकिन उनके पास अब पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सब उतर गए, लेकिन दादी को दिशा का कोई अंदाजा नहीं था उन्हें किस तरफ जाना है, इसीलिए उन्होंने बस से उतरे हुए यात्रियों से पीछे जाने लगी। लेकिन बीच रास्ते में ही ढेरों गोलियों की गूंज ने अहमद को झकझोर कर रख दिया। इसी अफरा तफरी में वो लोग उन लोगों से अलग हो गए। जिस जगह ये खड़े थे वहां आसपास सिर्फ और सिर्फ मलबा था। जहां पर कभी एक आबाद शहर हुआ करता था, आज वहां सिर्फ घरों के मलबे और छोटे बच्चों की किताबें, खिलौने पड़े। इन्हीं में से एक डॉल अहमद भी उठा लेता है जो उसे बहुत पसंद आई थी। इतने में दादी बोली कि तुम जाकर ऊपर से देखो वो लोग कहाँ गए, तो हम भी उनके पीछे जाएंगे। वो एक ऊंची इमारत के मलबे पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लग गया। तब वो लोग उसे एक ब्रिज को पार करते हुए दिख गए, जिसके उस पार वही कैद खाना था जहां पर अहमद के पिता को बंद किया गया। दादी फौरन उसी तरफ बढ़ गई, लेकिन उन्होंने अहमद को बीच रास्ते में अच्छे कपड़े दिए। उसके मुंह को भी धुला, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पिता अपने बेटे को ऐसी हालत में देखे। जब वो वहां उस कैद खाने में पहुंचा तो हजारों औरतें वहां पहले से मौजूद थी जो अपनों की तलाश में आई थी, लेकिन उनमें से अधिकतर रो रही थी। शायद उनका सामना सच्चाई से हो चुका था। अब अहमद वहां कैदियों की लिस्ट लेकर बैठा। एक शख्स दिखा तो वो उसके पास अपने पिता के बारे में पूछने लगा। उसके पिता का नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। ये जानकर वो बुरी तरह से टूट गया, पर उस शख्स ने बताया कि पास में ही लाशों का ढेर है, हो सकता है कि उसके पिता उसमें हो। और ये सुनने के बाद उसकी आंखों में पानी के झरने की तरह आंसू बहने लगे। इतने लंबे सफर को तय करके वो ये सुनने के लिए तो यहाँ पर नहीं आया था, और इसी बेकरारी में उसने उस पूरी जगह को खंगाल दिया, इस उम्मीद में कि कहीं तो उसके पिता का दीदार हो जाए। लेकिन वो कहीं नहीं मिले। दोनों मायूस होकर वापस बस स्टैंड आ गए। बगदाद जाने वाली बस में बैठ गए। इस दौरान अहमद से एक शख्स ने पूछा क्या वो संगीत जानता है, क्योंकि उसके हाथ में वो बांसुरी थी। उसने बताया कि नहीं, लेकिन एक दिन वो जरूर एक बड़ा संगीतकार बनेगा, अपने पिता के नाम के सपने को जिएगा जो वो हमेशा से चाहते थे। उस शख्स ने उसे कुछ संतरे खाने को दिए और कहा कि हिम्मत रहो और कोशिश करो, सब हासिल हो जाएगा। क्योंकि अगर ऊपर वाले ने मान लिया तो वो अंधे को भी रेगिस्तान में पानी हासिल करवा देता है। खैर कुछ देर बाद बस रुक पड़ी क्योंकि उसमें खराबी आ गई थी, जिसके बाद वो लोग वहां से पैदल जाने लगे। उनके इस सफर में मूसा भी था, वही आदमी जो अहमद को बस में मिला था। उसे काफी अच्छी गर्दिश आती है, इसीलिए उनके बीच अच्छी बनेगी। जब रात हुई तो दादी ने उसे अपने हालातों के बारे में बताया, तो वही मूसा ने भी अपनी जिंदगी के उस पन्नों को पढ़ना शुरू किया जो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा मारता है। दरअसल वो अल अनफाल कैंप का हिस्सा है। ये वही कैंप था जिसने सद्दाम हुसैन को विद्रोह में न जाने कितने गर्दिश लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये जानने के बाद तो दादी उसे हत्यारा कहकर पुकारने लगी, पर मूसा ने बताया कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसे करवाया गया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे वो लोग मार देते। लेकिन दादी उसकी एक नहीं सुनती, जिसके लिए वो वहां से उतर कर चला गया। सुबह जब हुई तो अहमद टॉयलेट के लिए खेतों में गया। वापस जब आया तो उसने वहां मौजूद एक वाटर इंजन को चलाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तभी वहां पर मूसा आ गया, जिसने उस इंजन को चालू कर दिया, जिसमें से ढेरों पानी आया। पर जब दादी ने देखा कि उनका पोता एक हत्यारे के साथ खड़ा है तो वो उसे वहां से घसीट कर ले गई। लेकिन मूसा को मालूम था कि उसने गलती की है, लेकिन इसके लिए वो न जाने कितनी बार खुदा से भीख में क्षमा मांग चुका है। जब उसने उन दोनों को अकेले जाते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। यहाँ से इस जगह पर एक औरत का अकेले जाना सही नहीं है, इसीलिए वो उनके पीछे पीछे जाने लगा और बताने लगा कि उसने सुना है कि पास के एक मस्जिद में एक कैदी को लेकर आया गया है जो बहुत ही जख्मी है। ऐसा उसने सुना है, हो सकता है कि वो वही शख्स हो जिसकी उनकी तलाश हो। दादी ने उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन बाद में वो मान गई और उसके साथ उसी मस्जिद में गई। लेकिन जब दादी अंदर गई तो वो इब्राहिम नहीं था
जिससे उनका दिल टूट गया। लेकिन बाहर खड़े शख्स ने बताया कि पास में ही एक मास ग्रेव मिली है, हो सकता है कि जिसकी तलाश है वो तुम्हें वहीं मिले। अब इससे ज्यादा कठोर और निर्दयी बात एक माँ के लिए क्या हो सकती है। अब उसे अपने बेटे को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान जाना होगा। क्या नौबत आ गई है। सिर्फ एक दीदार के लिए उन्होंने पूरे इराक के अपने पैरों से नाप दिया। जब ये लोग उस कब्रिस्तान में पहुंचे तो वहां भी उन्हें कोई कब्र नहीं मिली। जाकर दादी का सब्र का बांध टूट गया और वहीं एक खड़ी हुई कब्र पर जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। उनके हाथों में अपने बेटी की तस्वीर थी। पास बैठी एक औरत से वो अपने हाल दिल को बताने लगती हैं, कैसे इस देश ने उन्हें पैदा तो कर दिया लेकिन अब सुकून वाली मौत नहीं दे रहा है। न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा उन्हें अपनी जिंदगी में। यही असली परिभाषा है एक जंग की। अमेरिकन आर्मी की एक जिद ने न जाने कितने घरों के चिरागों को बुझा दिया और उस कब्रिस्तान में हर कोई किसी अपने को ढूंढ रहा है। किसी का बेटा था तो किसी का पति। कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ कंकाल पाकर ही खुश थे। कम से कम उन्हें उस शख्स को छूने को तो नसीब हो गया। मूसा अब उनसे अलविदा लेता है। उन्हें अब आगे का सफर अकेले तय करना पड़ेगा। अब तो दादी ने उसे माफ भी कर दिया है, लेकिन अहमद मूसा को छोड़ नहीं पा रहा है। तब उसने कहा कि अगर उससे मिलना है तो वो मस्जिद आ जाए, वहीं मिलेगा वो। और हाँ, वो वादा करता है वो उसे एक दिन बेबीलोन गार्डन लेकर जरूर जाएगा, जहां जाना अहमद का सपना है। दोनों फिर से बगदाद लौट आए। जब इन्होंने जमीन पर कदम रखा तो देखा कि वहां की भीड़ इकट्ठा है। पास जाकर पता चला कि एक मास ग्रेव मिली है जहां हजारों लाशें दफन है, जिसमें से कुछ कंकाल भी निकल रहे हैं। ऐसे ही एक कंकाल के पास जाकर अहमद बैठ गया और अपने हाथों से उसके सर को नापने लगा, कहीं उसके पिता तो नहीं है। यह दृश्य एक भयानक सपने जैसा है जिसे कोई आंखें खोलकर भी नहीं देखना चाहता। जब वो कुछ दूरी पर पहुंचा तो देखा कि उसकी दादी एक कंकाल के पास बैठकर रो रही है। अहमद फौरन पास गया, उनसे कहा कि ये उसके पिता नहीं है, क्योंकि उस कंकाल पर जो टैग लगा है उस पर उमार लिखा है। ये जानने पर दादी उठ गई और फिर से अपने इस सफर को शुरू कर दिया। अब उन्हें एक और मास ग्रेव की खबर मिली। दरअसल ये मास ग्रेव उन सोल्जर या फिर लोगों के थे जिन्होंने या तो सद्दाम हुसैन के खिलाफ जंग लड़ी थी या फिर अमेरिकन आर्मी के खिलाफ। इन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी, इन्हें सही से दफन करने की भी जगह नहीं मिली। इसीलिए इन्हें एक बड़े से गड्ढे में एक साथ डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया। और ऐसे मास ग्रेव पूरे इराक में न जाने कितने मौजूद। दादी पोते ने फिर से गाड़ी में बैठकर तलाश को जारी रखा, पर एक मोड़ आया जब अहमद को महसूस हुआ शायद उसकी दादी को ठंड लग रही है। लेकिन अभी तो बेहद गर्मी है, तापमान अच्छा है। उसने उन्हें पुकारा ताकि पता लगा सके कि उन्हें क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों, दादी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। अहमद को इस सच से रूबरू होने में ज्यादा समय नहीं लगा। वो भले ही उम्र में छोटा है, पर जिन हालातों से वो गुजरा है उसे अगर किसी उम्र दराज ने भी देख लिया तो वो खत्म हो जाएगा। अहमद अब एकदम अकेला पड़ चुका है। कोई नहीं है उसके इस दुनिया में। बाप को देखना एक ख्वाब है उसके लिए, क्योंकि उसने कभी अपने होशो हवास में देखा ही नहीं उन्हें। और रही दादी, जिनकी मौत सिर्फ अपने पोतों को उसके पिता से मिलवाने में चली गई। तो कुछ इस तरह से थी इस 12 साल के लड़के अहमद की कहानी, जिसके पास सिर्फ अब उसका अकेलापन और उसके पिता की दी हुई वो बांसुरी है, जिसे बजाते हुए वो इस मुश्किल घड़ी को पार करने की कोशिश कर रहा है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।